जय जगन्नाथ। तो आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, खास करके 12th के बच्चों के लिए, कि सर ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में ये जो जंग छिड़ा है, ये जो वार हो रहा है, इसका इंपैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा, हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों के जेब के ऊपर इसका असर क्या आएगा, और इसी के साथ साथ नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, हर एक चीज, जितने भी आपके मैक्रो के चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ सकता है, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हाइक ऑन। अभी आपको पता होगा कि सर रिसेंटली जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ चुका है सप्लाई के कम हो जाने के वजह से, क्योंकि सर वार की वजह से जो है चीजें सही समय पे इंडिया तक पहुंच नहीं पा रही। तो सर एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हाइक ऑन इंडिया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर उसका क्या असर आएगा, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हम लोगों का इंटरनेशनल व्यापार है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और आपके फिस्कल डेफिसिट के ऊपर उसका क्या असर आएगा। यूज अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स। तो सर हमको आंसर में क्या चीज एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये जो वर है ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाने का काम करेगा, इंपोर्ट बिल ज्यादा से ज्यादा आएंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो किस तरीके से कम होने वाला है, सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से बढ़ने वाला है, फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ेगा, और आखिरी में रूपी, इंडियन करेंसी किस तरीके से डिप्रिशिएट करेगा। ये जो पूरा तमाम चीज है आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बारीकी से देखते जाइएगा। तो जैसे मैंने बताया, ग्लोबल वॉर इंडियन वॉलेट के ऊपर क्या असर दिखाएगा। वार वहां हो रहा है, ध्यान देके सुनिएगा बंधु, बम वहां पर गिर रहे हैं, लेकिन जो धमाका है वो हमारे जेब में हो रहा है, वो जो धमाका है वो हमारे बजट के ऊपर हो रहा है। तो ग्लोबल वार की वजह से वार वहां हो रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो हमको यहां नजर आने वाला है। आगे देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स, दे इंपैक्ट एवरी हाउसहोल्ड। ये जितने भी युद्ध होते हैं, ये जितने भी वॉर होते हैं, वार चाहे कहीं पर भी हो, इजराइल और ईरान के बीच में क्यों ना हो, लेकिन उसका जो असर है वो हर एक हाउसहोल्ड के ऊपर हमको देखने के लिए मिलेगा। वार शिफ्ट्स ग्लोबल सप्लाई चेन। सर ये जो चीजों का सप्लाई है, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई है, उसके ऊपर असर आता है, एंड अफेक्ट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। जिस चीज को पहले प्रोडक्शन करने में हमको कम खर्चा आता था, अब उस चीज को प्रोडक्शन करने में हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करके। बेहतरीन चीज आपके लिए वेट कर रहा है, थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। टुडे वी विल एनालाइज हाउ ए डिस्टेंट वार, दूर में जो हो रहा है वार, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से हिट कर सकता है। वार वहां हो रही है पर खर्चा यहां बढ़ रहा है, इस चीज के ऊपर हम लोग जो है फोकस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम चैप्टर, इसके ऊपर इस वार का क्या असर आने वाला है। 12th के बोर्ड, जितने भी बच्चों का अभी एग्जाम 2 दिन के बाद 12th का बोर्ड इकोनॉमिक्स पेपर है, आप लोगों के लिए ही ये मैंने सारा वीडियो डिजाइन किया हुआ है। आजकल जो है तरह तरह के डायनामिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंट ये वार के वजह से जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या असर डालेगा। एक बात देखते हैं, नेशनल इनकम, हमको पता है रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सर जो नॉमिनल जीडीपी है वो सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने के वजह से भी बढ़ सकता है, जबकि जो रियल जीडीपी है इट इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस, इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से ही रियल जीडीपी बढ़ता है। और सर अभी क्योंकि वार के वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, तो ये नेगेटिव सप्लाई शॉक के वजह से, नेगेटिव सप्लाई शॉक का मतलब होता है कि सप्लाई जो क्रूड ऑयल का है वो घट रहा है, सही है। तो इसके वजह से हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है बेटा वो बढ़ जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। ध्यान देके सुनिएगा, क्रूड ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एलपीजी गैस का जो है प्राइस जो है वो बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो सर हम लोगों का जो नॉमिनल जीडीपी के ऊपर असर क्या आएगा, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। नॉमिनल जीडीपी आपका बढ़ जाएगा लेकिन रियल जीडीपी आपका घटेगा। क्यों घटेगा सर,
क्योंकि प्राइस के बढ़ जाने से एक्चुअल जो उसकी खरीदारी है, लोग जो उसका डिमांड है वो कम करेंगे। अब लोग डिमांड कम करेंगे, इससे क्या होगा, रियल जीडीपी आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो घट जाएगा। रियल जीडीपी फॉल्स आज पीपल बाय लेस ड्यू टू हाई कॉस्ट, महंगाई की वजह से लोग कम खरीदेंगे तो रियल जीडीपी जो है वो घटेगा, नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया के लिए फिगर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के लिए फिगर्स जो है, प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखें पर आम आदमी के लिए, अगर हम लोग देखें यहां पर आम आदमी के लिए ये क्या है सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका महंगाई का काम कर रहा है, हमारे जेब के ऊपर ज्यादा उसका प्रेशर आ रहा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में देखें, नेशनल इनकम चैप्टर में मैंने बता दिया गुरु कि नॉमिनल नेशनल इनकम घटेगा और रियल नेशनल इनकम आपका बढ़ेगा। ये आपका एक्चुअल टेक अवे है पहले स्लाइड से। इसके बारे में बात करते हैं, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन ट्रैप। अब सर जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आरबीआई का यहां पर रोल क्या है, ध्यान देके देखिएगा। हाई ऑयल प्राइसेस कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए, उसके सप्लाई के कम हो जाने की वजह से, प्रोडक्शन के कॉस्ट के बढ़ जाने से, हाई ऑयल प्राइसेस कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब सर इस सिचुएशन को आरबीआई कंट्रोल कैसे करेगा? आरबीआई इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट। फिर से बता रहा हूं, भर भर के एमसीक्यू डाला हूं इसमें। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी ये जो वार चल रहा है उसके वजह से जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इस सिचुएशन को, इस क्राइसिस को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या स्टेप लेने वाला है? सर आपको लिख के आना है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा। आरबीआई में इंक्रीज रेपो रेट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। कैसे कंट्रोल करेगा? ना टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। सर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया कि लोन्स जैसे कि कार लोन, होम लोन, मोर एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर फैमिलीज। आज के डेट पे ये सारे जितने भी लोन है ये सब हम लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक का जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा और मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर पाएगा। जब वार आती है, ध्यान देके सुनिएगा, जब वार आती है तो आरबीआई को कोल्ड वार लड़ना पड़ता है। किसके साथ? महंगाई के खिलाफ। तो सर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है अपना क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स यूज करने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गवर्नमेंट बजट के ऊपर इसका क्या फर्क आएगा, ध्यान देके सुनिएगा। गवर्नमेंट बजट क्या है सर? इट इज ए फ्यूचर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि आगे चल के इस साल में गवर्नमेंट किस सेक्टर में कितना खर्चा करने वाला है, उसका जब वो स्टेटमेंट बनाता है, तैयार करता है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अब सर इस वार की वजह से, क्राइसिस की वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं गुरु, ध्यान देके सुनिएगा, कि राइजिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन। अब गवर्नमेंट को लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा, तो सब्सिडी बढ़ गया। हाई एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड वेलफेयर लीड्स टू ए हायर फिस्कल डेफिसिट। अब क्योंकि सर वार का सिचुएशन है तो गवर्नमेंट को डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा करने पड़ेंगे और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो अब बढ़ने वाले हैं। द गवर्नमेंट हैज टू बोरो मोर, मतलब अब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो बोरो करने वाला है, उधार लेने वाला है। और हमको पता है कि सर बोरोइंग इज आल्सो नोन एज फिस्कल डेफिसिट। जितना ज्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगा उतना ज्यादा जो है हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ध्यान देके सुनिएगा, ये गया गवर्नमेंट बजट। हर चैप्टर को मैंने लिंक किया है बेटा। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो किताबों में नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूज में है। आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ाने का कोशिश हमेशा से करता आ रहा हूं मैं, कि इकोनॉमिक्स को एक बच्चा ऐसे पढ़े कि न्यूज में अगर कोई भी टॉपिक आ रहा है तो वो चीज मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या रिलेटेड है, वो चीज मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या रिलेटेड है। तो बेटा इकोनॉमिक्स को सिर्फ किताबों के बीच में मत ढूंढना, इकोनॉमिक्स को अपने गली मोहल्ले, अपने सोसाइटी, अपने देश, पूरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करो। ये बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। मुझे तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है। आगे देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जी हां बीओपी। इसमें ट्रेड डेफिसिट कैसे आ सकता है, ध्यान देके देखिएगा। इंडिया इंपोर्ट 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। इंडिया जो है जितना भी अपना 80% जो क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है, प्राइस हाइक के वजह से, ए प्राइस हाइक वाइडन द ट्रेड डेफिसिट। इससे क्या होगा सर? इंपोर्ट के बिल बढ़ जाएंगे बेटा।
जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं, अब ज्यादा प्राइस देके हमको खरीदना पड़ेगा, तो आउटफ्लो ऑफ मनी विल बी मोर एंड इनफ्लो ऑफ मनी विल बी लेस, so it will leads to a deficit in current account of BOP। आगे लॉजिस्टिक एंड फ्राइट, देखिए जहां तेल का रेट बढ़ा, अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, फ्लाइट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, शिप के चार्जेस बढ़ जाएंगे, सही है। तो लॉजिस्टिक एंड फ्राइट कॉस्ट इंक्रीजेस मेकिंग ऑल इंपोर्ट कॉस्टलियर। इसके वजह से चाहे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे हो, आप कोई भी तमाम चीजें आप इंपोर्ट करते हो, सबका प्राइस बढ़ने वाला है। इट लीड्स टू ए वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी आपके विजिबल इनविजिबल ट्रांजैक्शन आ रहे थे, उन सब में अब आपका आउटफ्लो बढ़ेगा। आउटफ्लो बढ़ेगा मतलब आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे। अब सर इंपोर्ट अगर आप कम भी इंपोर्ट करते हो तब भी प्राइस तो बढ़ चुका है ना, इसके वजह से क्या होगा, ज्यादा आउटफ्लो हो जाएगा, जिससे करंट अकाउंट में एक डेफिसिट सिचुएशन पैदा होगा। ध्यान देके सुनिएगा कि तेल का खेल इंडिया के बीओपी को करेगा फेल। फिर से दोहरा रहा हूं, तेल का खेल इंडिया के बीओपी को करेगा फेल। तो बेटा ये गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ चैप्टर में आने वाला इंपैक्ट। आगे बात करते हैं रूपी डेप्रिसिएशन। अब सर सबसे पहले बात बताओ कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। इट मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू डिटोरिएट हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर से रिलेटेड है। ध्यान देके देखिएगा, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, अब क्योंकि वार चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, इसके वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स फ्ली टू सेफ हेवन एसेट्स। मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे मोटे कंट्री से अपना पैसा निकाल के अब डॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जो ज्यादा स्टेबल है। तो सर क्योंकि इन्वेस्टर अपने फंड को डाइवर्ट करेंगे, इससे हाई डिमांड फॉर यूएस डॉलर निकल के आएगा। यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ते ही क्या होगा, रुपी डिप्रिशिएट कर जाएगा, रुपी का वैल्यू और कम हो जाएगा। इंपैक्ट क्या आएगा, फॉरेन एजुकेशन बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। बाहर जो बच्चे पढ़ने जाते थे पहले जितना खर्चा आता था, अब वो खर्चा बढ़ने वाला है। फॉरेन एजुकेशन बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, ट्यूशन फीस बढ़ जाएंगे। इंपैक्ट अगर हम लोग बात करें तो बेटा इंपोर्ट्स बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव। अब बाहर से कोई भी चीज खरीदना, कोई भी सामान खरीदना और महंगा साबित होने वाला है। आगे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पैनिक इन वार। वार की सिचुएशन में, युद्ध के समय में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है। इन्वेस्टर होता ही नाजुक आदमी, इन्वेस्टर जो है वो हमेशा खतरे से डरते रहता है। तो जैसे ही एक इंस्टेबिलिटी आएगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस उसका डगमगा जाएगा और हाई अनसर्टेनिटी के वजह से वो देखेगा कि अपने बिजनेस कॉन्फिडेंस उसका जो है वो मर रहा है। हाई अनसर्टेनिटी विल किल बिजनेस कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट घटेगा। फ्यूचर प्रॉफिट उसको घटते हुए नजर आएंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट के चांसेस उसको कम होते हुए नजर आएंगे। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो मार्केट से सारा लिक्विडिटी हटा के अभी वो वेट एंड वॉच मोड पे चला जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि डर के मारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, बस वेट एंड वॉच करता है। ध्यान देके सुनिएगा, आगे बात करते हैं। ये गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। द सिल्वर लाइनिंग इन क्राइसिस। अब सर आपदा में अवसर, इसको क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। मतलब वार तो चल रहा है, क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन उसी के बीच में हम बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या इससे इंडिया कोई फायदा उठा सकता है। जी बिल्कुल उठा सकता है। अब क्योंकि वार चल रहा है, क्योंकि क्राइसिस चल रहा है, तो फूड सप्लाई में इंडिया अपना भारी रोल निभा सकता है। देखिए ध्यान देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया का जो है हम लोग भूख मिटाने का काम कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई गैप्स क्रिएट ओपनिंग्स, व्हीट, राइस, इन सारे प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि ये बढ़िया टाइम है, पूरे दुनिया का जो है भूख इंडिया मिटा सकता है। आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा। अब आपको पता होगा कि इंडिजीनियस डिफेंस आइटम बहुत सारे बन चुके हैं। इंडिया में अपना खुद का टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग बहुत सारे डिफेंस आइटम बनाते हैं। तो सर उन सारे प्रोडक्ट का जो है डिमांड बढ़ने वाला है। आगे बात करते हैं, क्या है सर, खत्म ये टॉपिक। तो सर मैंने जैसे मतलब आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल वॉर चल रहा है अलग अलग कंट्री में, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में,
तो ये ऑयल के प्राइस को बढ़ाने का काम करेगा और उसका इंपैक्ट हमारे नेशनल इनकम में हम लोगों ने डिस्कस किया, गवर्नमेंट बजट के ऊपर डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कोई चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा है कि ये पूरा का पूरा आपका मैक्रो के हर एक चैप्टर के ऊपर क्या क्या असर डाल सकता है। मनी एंड बैंकिंग से लेके हम लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट तक सारा कुछ कवर कर चुके हैं। मेरे साथ अगर पढ़ोगे बेटा, देसी लॉजिक के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये रटा रटावा, ये जो रटने वाला जो सिस्टम है कि सर क्या लिखा है बिना समझे उसको रट्टा मारो, मेरे से ये काम नहीं होता। अगर आप मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स को जी के आपको पढ़ना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, रियल वर्ल्ड के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं हमेशा कि रियल लाइफ का एग्जांपल्स उठाओ। सोसाइटी में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या वही चीज हमारे सर हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं? क्या वही चीज हम मैक्रो में पढ़ते हैं? क्या वही चीज हम माइक्रो में पढ़ते हैं? जैसे ही आप उस किताब से निकल के वर्ल्ड के साथ जुड़ जाओगे, सोसाइटी के साथ जुड़ जाओगे, तब इकोनॉमिक्स आपको एक बर्डन कभी भी महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ, इस टॉपिक के साथ एक लगाव महसूस होगा, आपको प्यार आएगा, आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से जी पाओगे। और मार्क वो सेकेंडरी है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे ही एक बच्चा इस सब्जेक्ट को पूरे शिद्दत के साथ पढ़ने लगता है तो मार्क कहीं नहीं जाएंगे, मार्क झक मार के आपके पास आएंगे। तो देसी लॉजिक के साथ अगर रामसर के साथ पढ़ना है तो बेटा 19 मार्च को ध्यान रखें, डेट को सेव कर लीजिएगा। 19 मार्च को, इसी महीने के 19 तारीख को हम लोगों का जो है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे 12th का बेच शुरू हो रहा है चंद्रशेखरपुर ब्रांच और पोखरीपुर ब्रांच में। हमसे जुड़िए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपका मन करे, चाहे आप कितने भी दूर में क्यों ना हो, आप हमसे कितने भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, लेकिन इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए, हमसे जुड़िए और हम लोग दोबारा से जो है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को 12th के टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। आई बिलीव कि आपका एग्जाम पक्का अच्छा जाएगा। थैंक यू।